गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी एक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 6 नवंबर 2020 है, दिन है फ्राइडे। दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही टफ कोट के साथ। टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। जो कठिन समय होता है उसकी एक वैलिडिटी होती है, राइट। एक उसका सनसेट क्लोज होता है, एक डेट होती है कि इतने समय के बाद ख़राब समय जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो टफ़ लोग होते हैं, टफ़ यानी कि आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति, राइट, आशावाद से भरे हुए व्यक्ति, जिनके अंदर धैर्य है, राइट, ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कैसा भी टफ टाइम क्यों ना हो, उनको पता है कि एक दिन ये टफ टाइम जो है वो चला जाएगा। तो द बेस्ट थिंग इज़ कैरी ऑन। जो टफ टाइम में आप जो भी कर सकते हैं वो करिए। जब टफ टाइम चला जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपका एक्सपीरियंस बन जाएगी। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, बिग दिवाली सेल इज ऑन ऑल आवर स्मार्ट कोर्सेस। इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट, ऊपर से एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है व्हेन यू यूज दिवाली 10। 17 नवंबर तक चलेगा ये बिग दिवाली सेल। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। दिन की शुरुआत करेंगे, डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। एक वियना वूज एक आर्टिकल है। वियना यानी कि ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है, ध्यान रखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है। और आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया जिनके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है, कैपिटल सिटी का नाम क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब सबसे पहले तो हम ऑस्ट्रिया को लोकेट कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैप है ये यूरोप का मैप है, आप देख सकते हैं जर्मनी, कुछ दिनों पहले हमने फ्रांस को देखा था, इटली है यहाँ पर, तो ऑस्ट्रिया रहा यहाँ पर, राइट। दिस इज ऑस्ट्रिया एज यू कैन सी हियर। और उसका कैपिटल है वियना, जो एग्जैक्टली यहाँ पर है, जहाँ पर आप ये पॉइंट देख सकते हैं। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे बड़े देश हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो PDF है उसको डाउनलोड करने के बाद इस मैप के पीछे कम से कम 5 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, राइट। इन्वेस्ट 5 मिनट। देखिए कितने देशों के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, बेग योर पार्डन, ऑस्ट्रिया। देखिए ऐसी गलती हो जाती है ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में। एनीवे, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और जब आप एनालाइज कर लें, आपको पता चल जाए कि कितने एग्जैक्टली देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो मेक श्योर कि आप उनके नाम जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट ज़रूर करें। अब ऑस्ट्रिया जो है वो एक ऐसा देश है जो इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता है, लेकिन फ़िलहाल ये न्यूज़ में है और दुखद कारणों से है। वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ, 4 लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोगों को इंजरीज हुई है। और यहाँ पर ये जो गनमैन है उसकी, ये जो टेररिस्ट है उसकी उम्र थी सिर्फ 20 साल, राइट। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ऐसे ही यंगस्टर्स जो होते हैं उनका दिमाग ख़राब किया जाता है, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, और इनका इस्तेमाल जो है वो इस प्रकार के टेररिस्ट अटैक्स के लिए किया जाता है। इनके जो हैंडलर्स होते हैं वो किसी दूसरे देशों में दूर बैठे हुए होते हैं, और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से, व्हेन आई से टेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप, टेलीग्राम एक्सेट्रा, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन सारे लोगों को बहुत सारा मटेरियल, वीडियो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भेजी जाती हैं। और जो हमने बात की थी, आपको याद होगा अगर आप रेगुलरली इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, तो यू नो व्हाट इज़ डीप फेक्स। हमने डीप फेक्स के बारे में बात की थी कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वीडियो एडिटिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ही एडवांस्ड हो चुकी हैं। अगर आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर है, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स भी आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कीजिए, वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो किसी ने कुछ कहा है और आप उसके पीछे कोई एक अलग, फॉर एग्जांपल ये दिखाया जाएगा कि जब नरेंद्र मोदी आज से कुछ 10-15 साल पहले, जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, या फिर 20 साल पहले, राइट, लेट्स से चीफ मिनिस्टर नहीं थे उस टाइम पर, कोई RSS की मीटिंग में लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, अब तो वो हिंदी या फिर गुजराती भाषा में बात करेंगे। और क्या किया जाता है कि ऐसा वीडियो लिया जाता है और उसमें अरेबिक में कन्वर्ट करके कुछ और डाला जाएगा, कुछ भड़काऊ भाषण उसमें डाला जाएगा कि ये पूरी कम्युनिटी को ख़त्म कर दो, यही हमें चाहिए, दिस एंड दैट, यू नो। और जो देखने वाला व्यक्ति है वो कभी इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ऐसे, दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं, और ऐसे ही यंगस्टर्स जो हैं उनको ब्रेन वॉश
किया जाता है। वो थोड़ी उनके आका जो हैं, उनके जो ट्रेनर्स हैं, वो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हम भी इतना कोई गलत कर रहे हैं। वो तो बस भगवान का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर ऐसे लोगों को, या फिर कि मरने के बाद आपको ये मिलेगा वो मिलेगा एंड थिंग्स लाइक दैट, ऐसी सारी चीज़ें कह कर ऐसे काम उनसे करवाते हैं। सबसे बड़ा चिंता का जो विषय है वो ये है कि ये जो टेररिस्ट था इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति को पुलिस ने मार गिराया। सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है वो ये है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी टेररिज्म के एक एक्ट में कन्विक्ट हो चुका था। अप्रैल 2019 की बात करें तो इसको 22 महीनों की सज़ा भी दी गई थी। ये जो व्यक्ति हैं वो सीरिया जाना चाहता था और सीरिया जाकर आईसिस को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 22 मंथ्स के लिए इसको जेल की सज़ा दी गई, लेकिन अप्रैल में ये अंदर गया, दिसंबर 2019 में ये बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि ये छोटी उम्र का था। क्या 20 या फिर 19 साल का कोई व्यक्ति जो है उसकी उम्र छोटी होती है? आई डोंट थिंक सो दिस डेज, तो नहीं, क्योंकि 18-19 साल का एक व्यक्ति जो है वो एक जवान इन द सेंस कि ट्रेंड सोल्जर बन जाता है, चाहे मेल फीमेल दोनों, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मेल फीमेल, बॉय हो या फिर गर्ल हो, यू कैन ट्रेन देम। और वो बहुत बड़े बड़े लोकेशंस हैं या फिर इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही लीडरशिप वाली पोजीशन के ऊपर आप उनको रख सकते हैं। तो अब ये जो एज को लेकर जो हम समझते हैं कि 18 ईयर ओल्ड हैं तो बच्चे हैं, तो वी कैन नॉट टेक इट मीन्स बच्चे हैं इसीलिए तो उनका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं ये आतंकवादी संगठन। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। पूरी दुनिया की बात है, राइट, कि इसको थोड़ा हमें सीरियसली लेना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाला व्यक्ति जो है उसको आपने खुला छोड़ दिया और इसके ऊपर नज़र भी नहीं थी। जब फ्रांस में अटैक हो चुका है, फ्रांस में इनफैक्ट 2 जगहों पर, पेरिस में हुआ और नीस में हुआ, 2 जगहों पर अटैक हुआ। यूरोप हाई अलर्ट में था और ये व्यक्ति कहाँ पर था? ऑस्ट्रिया की पुलिस को पता नहीं था, या फिर ऑफ कोर्स पता ही नहीं था, ऐसा ही हम कह सकते हैं, वरना तो उसके ऊपर नज़र रखते। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। थोड़ी सी आपने गलती की और इतनी बड़ी सज़ा जो है वो आपको भुगतनी पड़ती है। जो एक अच्छी बात ऑस्ट्रिया में सामने आ रही है वो ये है कि वहाँ के जो चांसलर हैं सेबास्टियन ये कहते हैं कि यूनिटी इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ मैं मानता हूँ। डियर फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हम इस टॉपिक के बारे में जब बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि टेररिस्ट क्या चाहते हैं। टेररिस्ट यही चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक देशों में जो मेजॉरिटी हैं और मुस्लिम्स जो हैं उनके बीच में इश्यू हो जाए, राइट। जो सेक्युलरिज्म है उसमें दरारें आ जाए और 2 कम्युनिटीज़ के बीच में नफ़रत हो जाए, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा मुस्लिम यंगस्टर्स को रिक्रूट करना। दैट्स व्हाट दे वांट। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात सामने आ रही है कि सेबेस्टियन कहते हैं कि ये जो फाइट है ये क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में नहीं है, ये ऑस्ट्रियंस और इमिग्रेंट्स के बीच में नहीं है, ये सिविलाइजेशन और बारबारिटी के बीच में है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है एंड लेट्स होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो इट इज़ वेरी नेचुरल। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सबसे ज़्यादा जो विजिबल चीज़ है हमारी आइडेंटिटी, उसको हम पकड़ लेते हैं कि ये काम जो है ये इस्लाम के फॉलोवर ने या फिर मुसलमान ने किया है, ये सबसे ज़्यादा विजिबल लगता है, या फिर ऐसा ही अब हम देखने की एक आदत पड़ चुकी है, क्योंकि एक लंबे टाइम से एक प्रोपोगेंडा भी ऐसा चल रहा था एंड थिंग्स लाइक। तो डेमोक्रेटिक देशों को, सेक्युलर देशों को, और यूरोप एक ऐसा पूरा कॉन्टिनेंट है जो डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म के लिए एक मिसाल है। तो यहाँ पर इस प्रकार की एक बात बताते हैं वहाँ के चांसलर के हमें मिलजुल कर टेररिज्म जो है ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए हर एक कम्युनिटी को मिलकर, राइट, सेक्युलरिज्म से, डेमोक्रेसी से, इक्वालिटी से इसको जीता जा सकता है, राइट। और आप मुझे अगर कहें कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है जिससे हम आतंकवादी विचारधारा को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। बेस्ट टेक्नोलॉजी, राइट, बेस्ट तरीका
आतंकवादी विचारधारा को जड़ से ख़त्म अगर आपको करना है तो लोगों को सेंसिबिलिटी या फिर सेंसिबल होना पड़ेगा। सेंसिबिलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैं मानता हूँ कि अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो क्रैक्स जो हैं समाज में, दो कम्युनिटीज़ के बीच में, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, ये ख़त्म हो सकती हैं और भाईचारा बढ़ सकता है। और ये जो टेररिज्म की विचारधारा है वो उसको कोई जगह ही नहीं मिलेगी। जब लोग सेंसिबल हो जाएंगे, आप किसको ब्रेन वॉश करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन आई थिंक। मूविंग ऑन, आगे बढ़े उससे पहले अगर आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं चाहता हूं कि इसके व्यूज़ इंक्रीज़ हों। व्यूज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि आपको ये सीरीज़ बहुत ही पसंद है, बट आई कैन नॉट फिगर इट आउट कि क्यों नए स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम इस सीरीज़ को ज्वाइन किया, मज़ा आया, ये वो, और कुछ दिनों के बाद जो है वो फिर कहीं पर गुम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस सीरीज़ में कोई खामी है, राइट। मुझे पूरा विश्वास है इसके ऊपर, क्योंकि आई नो हाउ मच हार्ड वर्क आई एम डूइंग। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को एक कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है। उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी, एक सीरीज़ या फिर कोई भी सीरीज़, कोई भी वीडियो सीरीज़ अगर चल रही है, करंट अफेयर्स का शो चल रहा है, आप उसको 10 दिनों तक देखते हैं, 10-20 दिनों तक, और उसके बाद आप फिर से अपनी पुरानी आदत जो है, जो भी आप लेट उठना, ये वो हो जाता है। तो शायद ये एक मेन रीज़न मुझे लग रहा है। कई बार ये भी होता है, ये एक बहुत ही डीप चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी से भी डर लगता है, हमारे पोटेंशियल से हमें डर लगता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि उनके अंदर वो क्षमता है कि अगर वो फोकस्ड तरीके से सिंसियरली तैयारी करें तो वो बहुत अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं क्योंकि वो भी एक उनका फियर रहता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इसको फील किया हो या फिर इसके बारे में जाना समझा हो, लेकिन ऐसा होता है। एनीवे, फ्यूचर में कभी इसके बारे में भी वक्त मिला, कोई ऐसी कोई बात या फिर प्लेटफॉर्म, कुछ विल डिस्कस इट होपफुली समडे, एक दिन। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द क्रूशियल एक्सपर्टीज़ ऑफ CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। वे सारे स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट UPSC, तो आपके सिलेबस का पार्ट है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो सर्विसेज हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आसाम राइफल, फिर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फिर CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बहुत ही फेमस है, ब्लैक कैट कमांडोज, और लास्ट हैं सशस्त्र सीमा बल। तो 7 ऐसी सर्विसेज हैं, राइट, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का पार्ट है। CAPF किस मंत्रालय को रिपोर्ट करता है? तो इट इज़ होम मिनिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है, होम मिनिस्ट्री है। ये हमारे डिफेंस के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई फोर्सेस हैं। ओके, ये एक बहुत ही क्लियर चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। और आपको ये कैसे याद रहेगा? आप देखेंगे कि जब भी कहीं पर डिजास्टर आएगा, तो अगर आर्मी ने वहाँ पर मदद की है, इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री संभालती हैं। अगर कहीं पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कुछ किया या फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ कर लिया फॉर एग्जांपल, तो होम मिनिस्ट्री से आपको स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे। अमित शाह आपको कुछ स्टेटमेंट देंगे इसके बारे में। तो ये ऐसे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, अब जब भी कोई आपदा आती है, चाहे वो कुदरती हो चाहे मैनमेड हो, तो CAPF को डिप्लॉय किया जाता है। क्या आपको पता है, क्या मुझे भी पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट, कि दुनिया का सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर जो है वो हमारे देश में है। मुझे आज पता चला जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था। और कोविड-19 की शुरुआत हुई हमारे देश में, उससे पहले ITBP जो हैं उन्होंने
600 बेड वाला एक क्वारंटीन सेंटर जो है छावला, जो न्यू दिल्ली के थोड़े बाहर हैं, तो यहाँ पर आउटस्कर्ट्स में है, तो वहाँ पर 600 बेड वाला एक क्वारंटीन सेंटर भी आईटीबीपी ने तैयार कर लिया था। कैन यू बिलीव इट? और ये तैयार करने के लिए आईटीबीपी के पास 2 दिन थे और 2 दिनों में उन्होंने 600 बेड वाला क्वारंटीन सेंटर जो है वो तैयार कर लिया। तो ये एक आप सोचिए, वो जो एक ऑल ऑफ द सडन आपको एक ऑर्डर मिलता है, एक डिस्कशन, एक चीज़ डिस्कस होती है कि 2 दिनों के अंदर आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करनी है। तो कितनी छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं, एक बहुत ही कम टाइम में आपको ये जानना है कि पहली बार शायद उनको ट्रेनिंग होगी इसके बारे में, क्वारंटीन के बारे में, लेकिन देश में ज़्यादातर लोग जो हैं, मैंने भी कभी ये शब्द नहीं सुना था क्वारंटीन, टू बी ऑनेस्ट, राइट। मुझे कभी नहीं पता था कि एग्जैक्टली ये कोई शब्द भी हैं, लेकिन कोविड-19 के टाइम पर ये शब्द सीखने को मिला, और ऐसे हर रोज़ कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। तो ये 2 दिनों के अंदर, 48 आवर्स के अंदर आप इतना ज़्यादा काम अचीव कर लेते हैं, तो वो कितने ट्रेंड होंगे, उनके अंदर कितना आत्मविश्वास होगा, राइट। और कैसे बेस्ट क्वालिटी के लोग जो हैं वो इसमें काम करते होंगे, आप सोचिए। और हर एक चैलेंजेस, ये मीन्स ये जो हमारी CAPF है, उसमें जितने भी लोग हैं उनको हमेशा मुसीबत का सामना ही करना है। तो आपको एक मेंटालिटी चाहिए। जनरली क्या है कि लोगों को 95% लोग ऐसे हैं जिनको सारी चीज़ें ईजी जितनी हो उतनी पसंद होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो उनको जितना डिफ़िकल्ट होता है, मीन्स उनका काम ही यही है कि अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना। सो दिस मेक्स आवर CAPF वेरी इम्पोर्टेंट। 10,000 बेड वाला क्वारंटीन सेंटर जो है छतरपुर में एस्टैब्लिश किया गया है, ये आईटीबीपी ने किया है, और इसमें 10,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं उनको आज तक ट्रीट किया गया है। ये दुनिया का लार्जेस्ट क्वारंटीन सेंटर है। और ये जो आईटीबीपी की जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो दूसरे राज्यों के पुलिस और दूसरे राज्यों की फोर्सेस को भी बहुत काम आया। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो हैं, उन्होंने जो काम किया है कोविड-19 को रोकने के लिए, उसके बारे में मीडिया में इतनी ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और NDRF जो हैं वो सिर्फ कोविड-19 को फाइट नहीं कर रही थी, अपनी सर्विसेज डिलीवर नहीं कर रही थी, दूसरे साइड NDRF जो हैं वो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के जो लोग हैं उनको ट्रेन भी कर रही थी। कुछ फैक्ट की बात करें तो NDRF जो है उसकी पेरेंट बॉडी है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और NDMA यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। NDRF के पास 30,000 जितने ट्रेंड लोग हैं, और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इनको स्प्रेड आउट किया गया है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि NDRF में जो लोग होते हैं, NDRF की जो टीम है, वो ज़्यादातर CAPF में से, अलग अलग फोर्सेस में से इन जो जवान हैं उनको रिक्रूट नहीं, उनको यहाँ पर व्हाट वी से एक डिप्लॉय किया जाता है। और फिर कुछ समय के बाद, कुछ ट्रेनिंग के बाद, वो जो हैं वापस अपनी जो पेरेंट सर्विस हैं, जैसे कि अगर कोई NSG में से पिकअप किया गया है तो वापस उनको NSG में भेजा जाएगा। तो कई बार इसकी वजह से भी NDRF में शॉर्टेज रहती है लोगों की। तो ऐसे जो ट्रेंड लोग हैं उनको हमें वापस NDRF में टाइम बीइंग के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 की फ़ाइट जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको लगता होगा कि सर सभी टॉपिक में यही कहते हैं इंटरेस्टिंग है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जितने इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उतने ही मैं इसमें कवर अप करता हूँ। वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स मैं हर रोज़ पढ़ लेता हूँ सुबह सुबह, अलग अलग न्यूज़पेपर के भी। आप में से एक स्टूडेंट ने कुछ दिनों पहले ये प्रश्न पूछा था कि आप सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स क्यों नहीं पढ़ाते, बाकी अलग अलग न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को क्यों पढ़ाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा ये पर्सनली मानना है कि एक वक्त था जब सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर के सारे आर्टिकल्स को पढ़ने से आपका काम चल जाता था। वो वक्त आज से बहुत टाइम पहले चला गया है, 3-4 साल पहले या फिर 5 साल पहले ये वक्त चला गया है। तो सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अलग अलग न्यूज़पेपर्स के आप देखते हैं कितने अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट सुनने से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके दिमाग में ये, तो क्या हमें 10-12 न्यूज़पेपर्स पूरे दिन में पढ़ने हैं? नो, सिर्फ मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी एडिटोरियल ऑपेड पेज में आर्टिकल्स प्रिंट किए गए हैं ये सारे के सारे आपको पढ़ने ही हैं। नो,
बस यह पता होना चाहिए कि सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ कौन सा टॉपिक है, राइट, वो पढ़ लीजिए, दैट इज़ मोर देन। और हर रोज़ आपको ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा कि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। ऐसा पॉसिबल, अगर आप ये मान रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ा लूँगा, तो यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, राइट। यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कभी मत फंसिएगा। वॉट यू नीड इज़ गुड स्टफ, राइट, गुड क्वालिटी रीडिंग। क्वालिटी, एक आपने एक आर्टिकल पढ़ा, जैसे मैंने कई बार कहता हूँ कि भले ही एक आर्टिकल पढ़ा, लेकिन वो एक आर्टिकल जो है वो अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई की, उसके बारे में सारी चीज़ें जो उसमें दी गई हैं, जो नहीं पता था उसको सर्च कर लिया, उसको समझ लिया। ऐसा अगर आपने किया तो एक आर्टिकल के पीछे आपको 1 आवर 1.5 आवर इतना वक्त लग सकता है, बट दैट्स नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि उस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपने जान लिया। अब उस टॉपिक से आपको कुछ पूछा गया, आपने टाइम पर रिवाइज किया है, तो चांस ही नहीं है कि आपकी गलती हो, चांस ही नहीं है कि आप उसमें मिस्टेक करें या फिर आपको पता ना हो। तो इसको कहते हैं क्वालिटी स्टडीज़। ओके, नाव आर्टिकल 370 को जब से भारत सरकार ने हटा दिया है, तब से चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक अलग प्रकार की मित्रता हमें देखने को मिल रही है। वैसे इससे पहले भी ये दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे को ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं, यानी कि मौसम कितना भी ख़राब हो, धूप हो या छाँव हो, इन दोनों की दोस्ती जो है वो हमेशा बरकरार रहेगी। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों कर रहा है? 2 रीज़न है, राइट। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी, और ये है लद्दाख, राइट। तो ये आपको पता ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी मैं एक बार नए स्टूडेंट्स को दिखा देता हूँ। कई बार ये कन्फ्यूज़न रहती है कि जम्मू एंड कश्मीर का एग्जैक्ट प्रॉपर मैप क्या है। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, दिस इज़ द ऑफिशियल मैप, राइट। ये हमारे देश का मैप है, और यूनियन टेरिटरी अब दोनों बन जो, पहले ये पूरा एक राज्य था, अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना गए आफ्टर कैंसलिंग दिस आर्टिकल 370। एक जगह है जिसका नाम है ट्रांस काराकोरम शक्सगाम ट्रैक्ट, राइट। ये जगह ट्रांस काराकोरम शक्सगाम ट्रैक्ट, ये कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारे भारत के अलग अलग राज्यों का मैप, और यहाँ पर अगर हम ये वाला पोर्शन देखें, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला पोर्शन, तो जो लद्दाख का ये वाला एरिया जो है, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, राइट, तो ये वाला एरिया गिलगित बल्तिस्तान जो फ़िलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो वहाँ से चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उनका, तो उसके तहत उन्होंने एक चाइना पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको जनरली CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। तो ग्वादर पोर्ट से लेकर ये पूरा जो ये एक रास्ता उन्होंने बनाया है कि डायरेक्टली चाइना के इस कशगार को कनेक्ट कर लेता है। तो ये CPEC जो है ये लद्दाख के पोर्शन में से, यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान वाला जो पोर्शन है, जो फ़िलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में है लेकिन है तो भारत का, तो यहाँ से ये गुजरता है। अब जो मैं आपको बता रहा था, ये एरिया ट्रांस काराकोरम शक्सगाम ट्रैक्ट, ये वाला एरिया है। ये बात है 1963 की, टू बी प्रिसाइज 2 मार्च 1963 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ट्रांस काराकोरम शक्सगाम ट्रैक्ट, ये चाइना को गिफ्ट में दे दिया। ये पोर्शन हमारा है, ये हमारे देश का है, और चाइना ने पाकिस्तान ने इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो वहाँ के अयूब खान थे, 50s की बात है, तो 50s के टाइम पर जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में इश्यू चल रहा था, और चाइना के साथ जैसे भारत के रिलेशनशिप थोड़े थोड़े बिगड़ने लगे, थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिले, तो फिर उन्होंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि ये चाइना को खुश किया जाए। और चाइना तो हमेशा, अगर हम हिस्ट्री को भी देखें तब आप देखने को मिलेगा कि अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे करके उनकी ज़मीन को हड़पने का काम जो है वो चाइना हमेशा करता आया है। तो ये वाला पोर्शन जो है डियर फ्रेंड्स, ये ट्रांस काराकोरम शक्सगाम ट्रैक्ट, तो इसमें पता है कितना एरिया चाइना के कंट्रोल में है? 5180 स्क्वायर किलोमीटर। और ऊपर से ये जो अक्साई चीन वाला पोर्शन है, ये है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर।
अमित शाह ने जब ये आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि एक दिन आएगा जब अक्साई चीन को भी हम वापस ले लेंगे। तो तब से ही ये दोनों देश जो हैं वो इश्यूज क्रिएट करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है। ये वाला पोर्शन जो है, इसमें जो चाइना के लोग आने लगे हैं और यहाँ पर जो पूरा कंट्रोल समय से हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे, तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा डिस्कशन जो है वो मीडिया में भी नहीं हो रही है। और ऊपर से चाइना हमें बता रहा है कि ये 370 को रिमूव करना, यानी कि भारत ने अकेले ही डिसीजन ले लिया, हमारे देश की मैटर है, आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि आप हमारे बारे में कोई स्टेटमेंट इश्यू करें। अब इसकी हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालें कि ये सारी जगह चाइना के पास पहुंच क्यों गई, चाइना यहाँ पर इंटरेस्टेड क्यों है। जब 19th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पर ब्रिटिश और रशियंस के बीच में इश्यूज चल रहा था। रशियंस जो हैं वो भी अपने आप को एक्सपांड कर रहे थे और अलग अलग जगहों को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही थी रशियन एम्पायर की। दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर भी यही कर रहा था। तो ये वाला पोर्शन जो है सिंजियान और तिब्बत, तो यहाँ पर बफर जोन्स क्रिएट किए गए। फिर जो महाराजा थे कश्मीर के, उनके साथ मिलकर ब्रिटेन ने एक मीर थे, मीर ऑफ हुंजा, उनको हरा दिया। और फिर मीर ऑफ हुंजा जो हैं उनको चाइना ने रेफ्यूज दिया। चाइना की जो डायनेस्टी थी उन्होंने कहा कि आप आ जाइए यहाँ पर, हम आपकी देखभाल करेंगे और करते हैं कुछ उनके बारे में, ब्रिटिश के बारे में, महाराजा के बारे में एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो फिर 1891 की बात है, जब धीरे धीरे ये जो कुन लुन रेंज है, तो वहाँ पर धीरे धीरे चाइनीज़ जो हैं वो आने लगे। और फिर 1963 में ब्रिटिश ने भी जो हुंजा के मीर थे उनको बताया कि ये जो एक पोर्शन है उसको आप त्याग कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। तो फिर चाइना के लोग जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आने ही लगे। मैं बात कर रहा हूँ इस पोर्शन की, राइट, ये वाला पोर्शन जो है, तो यहाँ तक वो लोग धीरे धीरे बस नज़दीक आते ही गए, अपनी भेड़ बकरियाँ ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बांधने लगे और इस एरिया को अपना बताने लगे। और जैसे ही वक्त मिला उनको, तो उन्होंने इस पूरी चीज़ को, ये पूरा जो क्षेत्र है उसको हड़प लिया। भारत और ब्रिटिश या फिर जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा थे और ब्रिटिश के साथ जो एक उनकी एक डील हुई थी, और फाइनली जब ये जो महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके और भारत के साथ ये जो एक्सेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया 26 अक्टूबर को, तो उस टाइम पर ये पूरा एरिया जो है, राइट, ये पूरा एरिया जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा थे उनके कंट्रोल में था। ये पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन, ये सारी चीज़ें, राइट। लेकिन फिर वहाँ पर जो गलत चीज़ें ब्रिटिश ने, जो गिलगित स्काउट ने अपना रंग बदल दिया और वो फिर पाकिस्तान के साथ मिल गए, और फिर तब से लेकर आज तक ये इश्यू जो है वो चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो आयूब खान थे, मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर, पता नहीं इतना बेवकूफ़ व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं उनको डाउनग्रेड करके उस व्यक्ति ने ये जो पार्ट है वो चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने ऐसी ट्रीटी की है कि भविष्य में जो भी इस रीजन का एक मालिक होगा, अगर भारत के कंट्रोल में आ गया ये पूरा रीजन, तो फिर चाइना जो है वो भारत के साथ नेगोशिएट करेगा। तो देखिए कैसे पाकिस्तान और इंडिया का जो भी इश्यू था, इसमें फ्री में चाइना जो है वो अब इसका एक हिस्सा बन गया कि फ्यूचर में जब भी लेट्स से कि पाकिस्तान, ये गिलगित बल्तिस्तान वाला पूरा जो एरिया जो है पीओके, ये भारत के कंट्रोल में जब भी आ जाएगा, तो उस टाइम पर भी हमारे इश्यूज खत्म नहीं होंगे। पाकिस्तान के साथ हमारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर चाइना के साथ उसकी शुरुआत होगी, राइट। और फिर ये वाला जो पोर्शन मैंने आज आपको दिखाया, तो उसकी शुरुआत उस टाइम पर होगी। हमें फिर से उनके साथ नेगोशिएशन करना, और फिर से ये लंबे टाइम तक चलता रहेगा। तो एक छोटी सी सोच, एक छोटी सोच, नॉट छोटी सी लेकिन छोटी सोच, कि आज का फ़ायदा देखा आयूब खान ने, फ्यूचर नहीं देखा, इसकी वजह से कितने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब चाइना यहाँ पर घुस चुका है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, PDF को डाउनलोड करने के बाद आराम से इसको देख लीजिएगा, और इसके साथ डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस दिवाली सेल। फिर मुलाकात होगी डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के साथ। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।